नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट वीडियो और ये हो जाता है भारतीय कृषि से संबंधित। ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहला जो पॉइंट आ जाएगा आज का, ये आ जाता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये आप सभी जानते हैं, जिसकी लगभग 55% जनसंख्या कृषि और संबद्ध गतिविधियों में संलग्न है। ठीक है, तो लगभग 55% जो हमारे पूरे देश की जनसंख्या है वो कृषि पर संलग्न है। और ये जो आंकड़ा है ये है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा जो 2024 में 2024-25 में कहा गया है कि वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर से निरंतरता बनी रही है। ये बनी रही है 2025 में, और दूसरी तिमाही में 3.5% की वृद्धि दर रही है, जो पिछले 4 तिमाहियों में सुधार का संकेत भी देता है। ये बात कही गई है आर्थिक समीक्षा 2024-25 में। इसके अलावा बेहतर खरीफ उत्पादन, पानी की पर्याप्त उपलब्धता से कृषि क्षेत्र में बेहतर उत्पादनों को बल भी मिला है। और जो 24-25 में कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड कितना है, तो ये हो जाता है 1647.05 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, इसको LMT कहा जाता है। और ये होने का अनुमान है कितना, 2024-25 में 1647.05 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। इसके अलावा वर्ष 2023-24 की तुलना में 5.7% अधिक, और पिछले 5 वर्षों के दौरान जो औसत खाद्यान्न उत्पादन से 8.2% अधिक रहा है। ठीक है, तो ये कही गई है बात 2024-25 की। ठीक है, तो लेटेस्ट आंकड़ा जो है ये आपके सामने यहाँ पर आया है। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है भारतीय कृषि की जो विशेषताएं हैं, तो भारतीय कृषि अभी भी काफ़ी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में है। आज भी किसान अवैज्ञानिक कृषि से कृषि कर रहे हैं, और भारत में कृषि की जो उत्पादकता है ये काफ़ी कम है, और ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा भारत में कृषि के अंतर्गत बड़ी मात्रा में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, जो किसानों में गरीबी के प्रमुख कारणों में से एक मानी जाती है। ठीक है, तो कृषि के अंतर्गत बड़ी मात्रा में प्रचंड बेरोजगारी मानी जाती है। आज भी भारतीय कृषि में अनिश्चितताएं हैं वो व्याप्त हैं, जिस कारण मौसम अच्छा होने पर फसल अच्छी होती है और मौसम के प्रतिकूल होने पर फसल भी खराब हो जाती है। ये जो विशेषता है यह है भारतीय कृषि की। छोटी जोतें भी भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता मानी जाती हैं। जो छोटी जोतें हैं वो कृषि की प्रमुख विशेषता मानी जाती है भारतीय कृषि की। सकल जोतों को 68.45% जो सीमांत जोत है उससे भी वो कम है, और 17.62% 1 से 2 हेक्टेयर की लघु जोतें मानी जाती हैं। इस तरह से जो लगभग हैं 86.8% जो जोतें हैं वो 2 हेक्टेयर से भी कम की हो गई हैं। ठीक है, तो किसी के 4 बच्चे हैं और जो है 20 बीघे खेत है तो 5-5 बीघे जो है वो बट जाता है। इस तरह से जो है भी ये छोटी जो जोत हैं यहाँ पर देखने को आपको मिल जाती हैं। और यहाँ कहा गया है सीमांत जोत जो है ये आपकी 0 से 1 हेक्टेयर में, तो ये हो जाती है आपकी 68.45%। लघु जोत की बात करते हैं तो ये आपकी 17.62% हो जाती है। मध्य जोत में आ जाती है आपकी 13.35%, और वृत्त जोत में आ जाती है 0.57%। यहाँ पर बात करेंगे भारत में फसल प्रतिरूप की। तो भारत में फसलों का वर्गीकरण फसलों के स्वरूप, ऋतुओं के आधार पर किया जाता है, और फसलों के स्वरूप के आधार पर फसलों को खाद्यान्न तथा गैर खाद्यान्न फसलों में विभक्त भी किया जाता है। खाद्यान्न फसलों में आपके अंतर्गत जो खाद्यान्न फसलें हैं उनके अंतर्गत देखने को मिलेंगे आपके चावल हैं, गेहूं हैं, बाजरा, मक्का, और ये जितने भी अनाज होते हैं ये सभी जो आपको खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर दलहनी फसलें जिसमें उड़द, मूंग, चना ये भी इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत। इसके अलावा खाद्यान्न फसलों में तिलहनी फसलें, वाणिज्य फसलें जैसे गन्ना है, कपास, जूट, बागानी फसलें ये सभी भी शामिल होती हैं गैर खाद्यान्न फसलों में। ठीक है, तो ऊपर वाली जो फसलें हैं वो खाद्यान्न है, और जो गैर खाद्यान्न है ये आ जाती है आपकी वाणिज्यिक फसलें। ठीक है, और तिलहनी फसलें। ऋतु के आधार पर फसलों को 3 भागों में भी बांटा जाता है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है।
इसमें एक आपकी रबी की फसल आ जाती है, एक आ जाती है खरीफ की फसल और दूसरी आ जाती है जायद की फसल। ठीक है, तो 3 तरह की जो है फसलें आपको देखने को मिलेगी भारत में ऋतुओं के आधार पर। रबी की फसलों की जो बुआई है ये आपसे पूछा जाता है, कई बार पहले भी पूछा गया क्वेश्चन। रबी की फसलों की जो बुआई है ये नवंबर दिसंबर में की जाती है और इसकी जो कटाई है वो की जाती है मार्च और अप्रैल में। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है ये भी कई बार क्वेश्चन बनता है। तो रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं आपकी गेहूं है, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, ये सभी जो हैं आपकी रबी की फसलें मानी जाती हैं। इसके अलावा दूसरा आता है आपका खरीफ की फसलें। कई बार क्वेश्चन बनता है आपका इन तीनों फसलों से। ठीक है, रबी, खरीफ और जायद की। तो जो खरीफ की है, खरीफ की हो जाती है जो बुआई है ये आपकी जून जुलाई में हो जाएगी, जिस समय आपकी बारिश होती है। और इसकी जो कटाई है वो हो जाती है अक्टूबर नवंबर में। इसके अंतर्गत आ जाते हैं आपके जैसे ज्वार है, बाजरा, मक्का, चावल, तिल, मूंगफली, ये सभी आपकी खरीफ की फसलें हो जाती हैं। इसके अलावा जो तीसरी आपकी फसल आती है ये आती है जायद की फसल। ठीक है, तो जायद की जो आएगी ये आ जाती है ग्रीष्मकालीन फसलें, यानी जो गर्मियों वाली फसलें होती है। तो ज़्यादा क्या पड़ती है, तो ज़्यादा आपकी गर्मी पड़ती है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और इन फसलों के जो आपको मार्च से जुलाई के मध्य इनको पैदा किया जाता है, जिसमें आपके महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, ये सभी जो हैं आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें आपका एक खरबूजा भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सभी किस में आती हैं, ये सभी आती हैं जायद की फसलों में। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है भारत में हरित क्रांति जो शुरुआत है कैसे कैसे हुई है वो सब आपको बताएंगे। तो 1960 के दशक में उत्पन्न जो खाद्यान्न संकट था 1960 के दशक में, तो वहाँ पर परंपरागत कृषि के स्थान पर वैज्ञानिक कृषि अपनाने की प्रेरणा दी गई थी। और इसी में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए यह एक व्यूह रचना सृजित की गई थी, जिसमें उन्नत बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों के रणनीतिक उपयोग से कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए रणनीति अपनाई गई थी। तो जब खाद्यान्न संकट आया था आपका 1960 में, तो उस समय जो हमारे वैज्ञानिक थे, जो हमारी सरकारें थी, उनके द्वारा कहा गया कि अब इस खाद्यान्न संकट से कैसे उभरा जाए। तो उससे उभरने के लिए वहाँ पर जो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक जो है एक ढांचा बनाया गया और उसमें आपके उन्नत बीज थे, उर्वरक, कीटनाशक, इन सब का जो है जो प्रयोग करने की सलाह दी गई और इस सब का प्रयोग किया गया। और उस समय जो है फिर हरित क्रांति की जो शुरुआत हो जाती है। और इसके बाद जो है 1966-67 में कृषि क्षेत्र में एक तकनीकी परिवर्तन का दौर शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि दौर किसी चीज़ का तभी शुरू होता है जब उस चीज़ का पहले संकट आएगा, उसके बाद ही उसके क्षेत्र में क्रांति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो 1960 के दशक में आपको देखने को मिला था खाद्यान्न संकट, उसका जो क्रांति आई है वो आई है फिर लगभग 6-7 साल बाद। उस पर कार्य किया गया, उसकी जो है R&D की गई उसकी। ठीक है, तो उसके बाद जो है वहाँ पर आपकी सारी चीज़ें फिर देखने को मिली हैं बढ़ा चढ़ाकर। यानी कि आप कह सकते हैं 1966-67 के दौरान कृषि में एक नई तकनीक परिवर्तन का दौर शुरू हो जाता है, जिससे कृषिगत विकास की नई व्यूह रचना अथवा हरित क्रांति की संज्ञा इसको दी जाती है। ठीक है, तो हरित क्रांति का जो दौर है ये कब से शुरू होता है, 1966 से और 67 तक हरित क्रांति का दौर शुरू हो जाता है। कई बार क्वेश्चन बनता है हरित क्रांति से कब आई है, कैसे आई है, कौन इसके लाने वाले हैं, वो सब देखने को मिल जाएगा आपको। तो हरित क्रांति के आशय देश के सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले किस्मों के बीजों द्वारा कृषि उत्पादन में तीव्रगम वृद्धि करना था। तो ये किस में हो जाता है, तो ये हो जाता है हरित क्रांति का जो आशय था, जो उसका उद्देश्य था। हरित क्रांति एक पैकेज कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत उच्च उत्पादकता वाले बीजों को उर्वरक और सिंचाई के माध्यम से पोषण दिया गया और कीटनाशकों के माध्यम से इसे संरक्षित भी किया जाता है। तो ये भी आपको देख लेना जो हमारे कीटनाशक होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है। तो जो हमारे फसलें होती हैं उनको जो है संरक्षित किया जाता है, उनको कीड़ों से, खरपतवार से बचाया जाता है। इसके अलावा कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने हेतु कृषि में मशीनीकरण को भी बढ़ावा दिया गया था। जितनी मशीनें आएंगी तो उत्पादकता जो है वो बढ़ेगी और जो लागत और समय है वो आपका कम होगा मशीनों के आने से। विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग थे। ये बात कर रहे हैं विश्व की। ठीक है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, वनडे एग्जाम में भी आता है आपका कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को। और वहीं क्वेश्चन बनता है भारत से, तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। ठीक, दोनों नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं।
एम.एस. स्वामीनाथन ने मैक्सिको की पद्धति को भारत में अपनाने पर बल दिया और भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की नींव भी रखी थी। भारत में हरित क्रांति का जो सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव है ये गेहूं तथा चावल के उत्पादन पर पड़ा था। मोटे अनाजों और दलहनों के उत्पादन पर इसका प्रभाव भी सीमित रहा है। इसके अलावा यहाँ कहा गया हरित क्रांति का जो सर्वाधिक लाभ है ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कृषकों को हुआ था और हरित क्रांति से भारत को खाद्यान्न समस्या से निजात मिली तथा भारत में खाद्यान्न को जो है आत्मनिर्भर भी बना दिया गया था। आपसे कई बार क्वेश्चन बना है हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र पर सर्वाधिक पड़ा है, तो ये पड़ा है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जो है क्षेत्र पर। और उत्तर प्रदेश का तो पश्चिमी क्षेत्र आ जाता है, इसके अलावा हरियाणा भी आ जाता है और आपका पंजाब भी आ जाता है। इन क्षेत्रों में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हुआ है क्योंकि जो आपकी गंगा, यमुना वो सभी जो है आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। ये भी एक बड़ा कारण यहाँ पर माना जाता है। इसके बाद बात करेंगे जो कृषि का यंत्रीकरण है। तो जब कृषि कार्यों में पशु भक्त शक्ति और मानव शक्ति के स्थान पर बिजली, डीजल या पेट्रोल से चलने वाली यांत्रिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो कृषि का यंत्रीकरण यहाँ पर कहलाया जाएगा। जिस तरह से पहले बैलों से खेती होती थी उसमें समय लगता था, अब क्या है, अब ट्रैक्टर से खेती होती है तो समय जो है कई गुना वो घट जाता है आपका। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया जो कृषि ऋण है, एग्रीकल्चर लोन, इससे भी जो है काफ़ी बेनिफिट होते हैं। तो कृषि ऋण कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिया जाता है परंतु सामान्यतः उनको 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो आपका अल्पकालीन ऋण, ये छोटे समय के लिए, एक आपका मध्यकालीन, मध्य समय के लिए, और दीर्घकालीन हो जाता है लंबे समय के लिए, यानी 2 साल 5 साल के लिए जो ऋण लिया जाता है उसको जो है दीर्घकालिक कहा जाएगा। तो यहाँ एक एक करके समझेंगे। जो आपके हो जाते हैं अल्पकालीन ऋण यानी कि शॉर्ट टर्म लोन, ये वो ऋण है जो कृषकों को मौसमी लागत को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। जो हमारी मौसमी लागत है, एक वर्ष में 3 मौसम आपको देखने को मिलते हैं भारत में, ठीक है, रबी, खरीफ और जायद का। उसी में जो है उसको एक मौसम की लागत को पूरा करने के लिए ऋण लिया जाता है। और अन्य शब्दों में अल्पकालीन ऋण वो है जो अधिकतम 15 माह की अवधि हेतु लिए जाते हैं। यानी कि हमने अब फसल लगाई है, 6-7 महीने में या साल भर में जो हमारी फसल बनकर तैयार हो जाएगी उसके बाद हम उस लोन को चुका देंगे, ठीक है, उस ऋण को हम चुका देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये जो लोन लिया जाता है अधिकतम 15 माह की अवधि यहाँ पर मानी जा सकती है। तो कम से कम आपकी 3 महीने, 6 महीने, साल भर जो है यहाँ पर हो सकता है। अल्पकालीन ऋण भी जो उर्वरकों, कीटनाशी आदि के क्रय हेतु जो है ये लिया जाता है, ठीक है। तो बीज खरीदना है, उन्नत किस्म का कीटनाशक खरीदने हैं, ठीक है, और उर्वरक खरीदने हैं, तो इन सभी के लिए जो है वो ऋण आपको मिलता है। इसके अलावा एक होता है मध्यकालीन ऋण, इसको मिडिल टर्म लोन कहा जाता है। ये वो ऋण है जो 15 माह से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु लिए जाते हैं, यानी मध्यकालीन ऋण कहलाते हैं। और ये ऋण अस्थायी परिसंपत्तियों के सृजन, जैसे फार्म पर औजार की व्यवस्था करने, दुधारू पशु खरीदने, कुआं गहरा करने, भूमि सुधार आदि कार्यों के लिए लिए जाते हैं। तो ये कहे जाते हैं मध्यकालीन लोन, ठीक है। और ये 15 माह से जो है 5 वर्ष तक की अवधि यहाँ पर इसकी मानी गई है। क्वेश्चन आपको मैचिंग करने के लिए दिया जा सकता है कि मध्यकालीन ऋण की जो अवधि है वो कितनी है, तो 15 से 5 वर्ष आप इसको बता सकते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा और अंतिम आ जाता है जो दीर्घकालीन लोन है, यानी लॉन्ग टर्म लोन। और लॉन्ग टर्म लोन जो है ये वो ऋण होता है जो 5 से 20 वर्ष की अवधि हेतु लिए जाते हैं, दीर्घकालीन ऋण कहलाते हैं। और ये ऋण जो है स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन, जैसे भूमि का क्रय करना, यानी हमें खेत खरीदना है तो उसके लिए हमें लोन चाहिए, ठीक है, और उसको हम धीरे धीरे जो है चुकता करते रहेंगे। भूमि पर स्थायी सुधार करने, ट्रैक्टर लेने, अब ट्रैक्टर का लोन है तो लगभग 7 से 10 साल 7 साल की आपकी ईएमआई बनेगी, ठीक है, तो वो आप उससे कम समय में नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसकी ईएमआई बहुत ज़्यादा होती है। तो ट्रैक्टर और मशीनें का क्रय करने के लिए, फार्म पर खाद्यान्न संग्रहण के लिए, गोदाम, पशुशाला, कुआं आदि निर्माण हेतु इस तरह के ऋण जो हैं लिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है भारत में कृषि ऋण के स्रोत। तो भारत में जो कृषि ऋण के जो स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ कहा गया है कृषि ऋण के बारे में, भारत में कृषि ऋण के स्रोतों को 2 भागों, जिसमें आपके संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोतों में विभाजित किया जाता है। संस्थागत जो स्रोत होते हैं उसमें आपकी सरकार है, सहकारी समितियाँ हैं, वाणिज्य बैंक है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। तो ये सभी जो हैं आपके आ जाते हैं जो संस्थागत स्रोत होते हैं। इसके अलावा जबकि गैर संस्थागत है जो आपके महंगे होते हैं, जिसमें आपके गैर संस्थागत जैसे साहूकार हैं उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता है,
व्यापारी है, जमींदार है, ये जो सभी होते हैं ये आ जाते हैं गैर संस्थागत। ठीक है, तो जो संस्थागत है उनकी जो व्यवस्था करती है वो करती है आपकी सरकार। ठीक है, जो संस्थागत जितने भी स्रोत होते हैं इनकी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है, जबकि जो गैर संस्थागत होते हैं इनकी व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की जाती है। इसके अलावा यहाँ कहा गया सरकार द्वारा कृषकों को प्रदान किया जाने वाला ऋण ये होता है तकावी कहलाता है। तकावी वह ऋण है जो सरकार द्वारा कृषकों को फसल बुआई के समय दिया जाता है तथा फसल कटाई के समय वापस लिया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा होता है? ये होता है तकावी ऋण। ठीक, ये आपको याद रखना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। सहकारी साख समितियाँ, तो ये समितियाँ भारत में कृषि ऋण उपलब्धता कराने वाले प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इसके अलावा भारत में सहकारी समितियों का विस्तार भारतीय सहकारी साख अधिनियम 1904 के अस्तित्व को आने के बाद शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाता है सहकारी समितियों का विस्तार। भारत में सहकारी साख समिति की जो स्थापना का प्रमुख उद्देश्य है वो हो जाता है किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं का पोषण और उनका साहूकारों के ऋण जाल से संरक्षण, ये हो जाता है यहाँ पर इसका। और इसके अलावा जो सहकारी साख समितियां द्वारा कृषकों को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये सब किसके द्वारा? जो सहकारी समितियां होती हैं उनके द्वारा जो है कृषकों की हेल्प के लिए, कृषकों की सहायता के लिए बना रखी हैं। भारत में सहकारी ऋण का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय है। इसमें शीर्ष स्तर पर प्रत्येक राज्य में राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर केंद्रीय जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक स्तर पर कृषि साख समितियां जो है यहाँ पर होती हैं। इसके अलावा प्राथमिक जो आपका कृषि साख समितियों के गठन का जो मुख्य उद्देश्य है, जो सदस्यों को ऋण प्रदान करने के लिए और निधि एकत्र करना तथा सदस्यों में स्वावलंबन और मित व्ययता की भावना को जागृत करने के लिए प्राथमिक कृषियों का गठन किया जाता है। इसके बाद जिला सहकारी बैंकों के कार्यों का जो निर्देशन है या समन्वय करने और ऋण सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सहकारी बैंक की स्थापना की जाती है। जो राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक होता है इनके सदस्य केवल केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं और ये आम लोगों को ऋण नहीं देता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है हमारा भूमि विकास। तो भूमि विकास से क्या इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो भूमि विकास की बात करें तो भूमि विकास बैंक द्वारा कृषकों को दीर्घावधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। तो ये किया जाता है भूमि विकास बैंक के द्वारा। और भूमि विकास बैंक की जो स्थापना का उद्देश्य है वो है कृषकों को भूमि विकास कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराना और पुराने ऋणों से मुक्ति दिलाना। तो ये उद्देश्य हो जाता है भूमि विकास बैंक का। इसके अलावा भूमि विकास बैंक भूमि को बंधक रखकर ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो भूमि को बंधक रखेगा, अपने पास उसके कागज रखेगा, उसके बाद जो है आपको ऋण वहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद आता है आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना इसको आप KCC कहते हैं। ठीक है, और वित्तीय वर्ष 1998-99 में केंद्र सरकार द्वारा किसानों को कृषि साख संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाती है। कब की जाती है ये आपको याद होना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना तो 1998 और 99 के दौरान ये शुरू की जाती है। इस योजना का जो उद्देश्य है किसानों की अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। और योजना के अंतर्गत किसानों की वर्ष भर की कृषि वित्त आवश्यकताओं के अनुरूप एक साख सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है। किसान उस साख सीमा के भीतर वर्ष भर में जितनी बार चाहे उतनी बार धन निकाल सकता है। तो ये होता है वर्ष भर में जितनी बार चाहे उतनी बार धन निकाल सकता है और किसानों को केवल निकाले गए धन पर ही ब्याज का भुगतान करना होता है। अगर वहाँ से आपने 1 लाख रुपए लिए तो केवल उन पर ही आपका ब्याज लगेगा। ठीक है, ये है KCC का नियम। इसके बाद यहाँ पर आ जाती है हमारी कृषि की कीमतें। तो कृषि कीमतों से आशा है कि कृषि उत्पादों की जो कीमतें हैं, ठीक है, कृषि कीमतों से आशा है कृषि उत्पादों की जो कीमतें होती हैं। और प्रमुख कृषि कीमतें जो होती हैं वो होती हैं मंडी कीमत, सामान्य कीमत, अधिकतम कीमत, वायदा कीमत, वसूली कीमत, निर्गम, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उचित। ये सभी जो हैं आपकी होती हैं कृषि कीमतें। और यहाँ कहा गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी इसको कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो MSP आपने अभी खबरों में काफ़ी सुर्खियों में रही है MSP। ठीक है, किसान जो है इस पर ही जो है अभी धरने वरने भी चल रहे थे किसानों के। ठीक है, तो वो सब जो है MSP के लिए ही किया जा रहा था। ठीक है, तो ये सब जो है सरकार से वो डिमांड कर रहे हैं MSP को जो है
लागू करने के लिए, तो उस पर जो है अभी बात चल रही है। किसी भी मंडी में कृषि जिनसों की जो कीमत होती है उसे मंडी कीमत कहा जाता है। मंडी कीमतें या अल्पकालीन कीमतें मानी जाती हैं। इसके अलावा वस्तु के मांग के अनुसार पूर्ति में समन्वय के लिए पर्याप्त समय मिल जाने के बाद जो कीमत मंडी में प्रचलित रहती है उस वस्तु की सामान्य कीमत भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आ जाती है आपकी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी। ठीक है, तो एमएसपी पर काफ़ी विवाद है, ये आप देखते रहते होंगे हमेशा अखबारों में। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको कहा जाता है और इसका जो संबंध है वो कृषकों से होता है, जो कृषकों के लिए एक प्रकार की फसल बीमा कीमत होती है। इसके द्वारा सरकार उत्पादक कृषकों को यह आश्वासन देती है कि खाद्यान्न को कीमत न्यूनतम नियत मूल्य से नीचे नहीं गिरने दी जाएगी। ठीक है, यानी कि जो रेट है वो फिक्स कर दिया जाएगा, उससे कम कीमत पर आपका जो भी कृषि खाद्यान्न है उसको नहीं खरीदा जाएगा। तो ये होती है आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और यदि कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरती हैं तो सरकार घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न को क्रय करती है। ठीक है, तो ये होता है एमएसपी। इसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का जो उद्देश्य है वो कृषि जिनसों की कीमतों में गिरावट से होने वाली हानि से कृषकों की रक्षा करना और कृषकों की निश्चित आय प्राप्त कराना होता है, जिससे कि कृषि उत्पादक में वृद्धि की प्रेरणा बनी रहे। ठीक है, तो ये भी इसका एक कारण माना जाता है और ये जरूरी भी है। भारत में 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो अनुशंसा है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की जाती है, जबकि 2 अन्य फसलों के साथ केंद्र सरकार कुल 25 कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। इसके अलावा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार घोषित किया जाता है, तो वर्ष में 2 बार यानी रबी और खरीफ की फसलों हेतु जो है एमएसपी जो है सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आ जाती है हमारी कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग वर्ष 1965 में केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादों की न्यूनतम कीमत निर्धारण के संदर्भ में सुझाव देने के लिए कृषि कीमत आयोग का गठन किया था। कृषि कीमत आयोग का गठन किया गया था और जनवरी 1965 में दांतेवाला समिति ने न्यूनतम समर्थन मूल्य का सुझाव दिया था। तो 1965 में केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादों की न्यूनतम कीमत निर्धारण करने के संदर्भ में सुझाव दिया था और इसके लिए कृषि कीमत आयोग का गठन भी किया था। कब किया था? ये किया था 1965 में। ठीक है, यहाँ से सुमेलित करने के लिए जो है आपका क्वेश्चन दिया जाता है। इसके अलावा 1965 में आई थी आपकी दांतेवाला समिति, इसका ईयर आपको याद रखना है, इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है। और जो दांतेवाला समिति आई थी 1965 में, इसने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का सुझाव ही दिया था। शुरू में इसका कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया था, परंतु बाद में इसको एक स्थायी तथा परामर्शदात्री संस्था का दर्जा प्राप्त कर दिया गया था। वर्ष 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रीय कृषि नीति जो 2000 में आई थी, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में, तो ये आई थी 28 जुलाई 2000 को। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 की घोषणा कर दी थी। इस कृषि नीति में कृषि की लाभदायकता में वृद्धि करना और भारतीय कृषि को वैश्वीकरण से उत्पन्न भावी चुनौतियों से निपटने हेतु समर्थवान बनाने को शीर्ष प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो आई थी आपकी राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में। इस कृषि नीति में कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि, इस कृषि नीति में कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा जाता है। और राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि के निजीकरण को बढ़ावा देने, अधिक निवेश करने, मृदा जल और जैव विविधता का संरक्षण करने आदि को प्राथमिकता भी दी जाती है। तो ये सभी जो है आपकी कृषि हो जाती है। राष्ट्रीय कृषि नीति में ठेके पर खेती की पद्धति को अपनाना, कृषि को लीज पर देने की व्यवस्था, तकनीकी हस्तांतरण, पूंजी का अंतर्गमन और फसलों को नए बाजार में पहुंचाना आदि की रणनीति भी अपनाई जाती है। इस नीति में ग्रामीण क्षेत्रों में लाभदायक टिकाऊ किस्म के रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कृषि विकास पर बल भी दिया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, इसको नाफेड कहा जाता है। नाफेड की स्थापना कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है जो नाफेड है उसकी जो स्थापना है वो होती है 2 अक्टूबर 1958 को।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नाफेड, इसकी स्थापना 1958 में होती है। इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाता है तो ये दिल्ली में है और सभी राज्यों में इसके कार्यालय भी बने हुए हैं नाफेड के। और यहाँ कहा गया है यह राष्ट्रीय स्तर पर एक कृषि उत्पादन का संग्रहण, विपणन तथा व्यापार करता है और कृषि जिन्सों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो कृषि का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है वो भी आपका नाफेड के द्वारा ही किया जाएगा। और नाफेड कृषि वस्तु का क्रय विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से करता है। जो नाफेड है कृषि वस्तुओं का जो क्रय और विपणन ये सहकारी समितियों के माध्यम से करता है। इसके बाद आ जाती है हमारी भारतीय उद्योग यानी इंडियन इंडस्ट्रीज़। इंडियन इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है तो यहाँ जानेंगे। उद्योगों को किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है। जो उद्योग हैं उनको किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए आपको उद्योगों में निवेश करना ही होता है और भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान भी माना जाता है। इसके अलावा वर्ष 2025 की पहली छमाही में औद्योगिक क्षेत्र में 6% की वृद्धि दर्ज की गई है। जो औद्योगिक क्षेत्र में की गई है 6% की वृद्धि दर्ज की गई है और वित्त वर्ष 25 में इसके 6.2% रहने का अनुमान भी लगाया गया था। पहली तिमाही में 8.3% की वृद्धि दर्ज की गई थी, लेकिन 3 कारकों की वजह से दूसरी तिमाही में थोड़ी कमी यहाँ पर देखने को मिली थी। तो ये बात है 2025 की। 1991 से पूर्व औद्योगिक नीति, जो 1991 है उससे पहले जो हमारी औद्योगिक नीति आई थी उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कर दी थी। तो ये की गई थी 6 अप्रैल 1948 में, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में ये पहली औद्योगिक नीति मानी जाती है। औद्योगिक नीति 1948 में भारत के आर्थिक विकास हेतु मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना को स्वीकार किया गया और ये थी आपकी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों पर यह आधारित मानी जाती है। इसके अलावा 30 अप्रैल 1956 को द्वितीय औद्योगिक नीति प्रस्तुत की गई और इस नीति का प्रमुख उद्देश्य आधारभूत और भारी उद्योग हेतु सुदृढ़ आधार तैयार करना, एकाधिकारी प्रवृत्ति पर रोक लगाना और विकास उन्मुखी औद्योगिक सहकारी क्षेत्र का उत्तरोत्तर विकास करना, ये सभी जो है इससे संबंधित ही माना जाता है। औद्योगिक नीति 1956 में उद्योगों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, जो आपकी औद्योगिक नीति आई थी 1956 में उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पहला हो जाता है आपका जो प्रथम वर्ग है उसमें सामाजिक महत्व, सामाजिक उपयोगिता, आधारभूत उद्योग, परिवहन और खनिज क्षेत्र में 17 उद्योगों को रखा गया था। द्वितीय वर्ग में उनमें 13 उद्योगों को रखा गया था जिनके विकास में सरकार द्वारा भारत में उत्तरोत्तर अधिक भाग लेने की व्यवस्था की जाती है। तृतीय वर्ग की बात करें तो शेष सभी उद्योगों को सम्मिलित किया गया था जो प्रथम वर्ग तथा द्वितीय वर्ग में सम्मिलित नहीं किए गए थे। ठीक है, तो ये सभी आपको देखने को ऐसा मिल जाता है। औद्योगिक नीति 1956 में जो व्यावहारिक, प्रगतिशील और विकास उन्मुख रही थी, इस नीति के माध्यम से न केवल देश में संतुलित और तीव्र गति से औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिला है, बल्कि भावी औद्योगिक विकास हेतु देश में बड़े और आधारभूत उद्योगों को सुदृढ़ आधार भी प्राप्त हुआ था। तो ये आ जाती है औद्योगिक नीति 1956 में। और औद्योगिक नीति जो 1956 को भारत में सभी औद्योगिक नीतियों की आधारशिला भी इसको माना जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सभी औद्योगिक नीतियों की जो आधारशिला है वो किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है औद्योगिक नीति 1956 को। इसके बाद यहाँ पर भारत की तीसरी औद्योगिक नीति यह आ जाती है आपकी 23 दिसंबर 1977 को। और भारत में तीसरी औद्योगिक नीति ये 23 दिसंबर 1977 को तत्कालीन उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, तो ये तीसरी औद्योगिक नीति यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है औद्योगिक नीति 1977 का जो प्रमुख उद्देश्य है ये औद्योगिक ढांचे में व्याप्त विकृतियों को दूर करना, रोजगार वृद्धि के लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना। तो ये हो जाता है औद्योगिक नीति 1977 का प्रमुख उद्देश्य। इसके अलावा औद्योगिक नीति 1977 में लघु और कुटीर उद्योगों के विस्तार की रणनीति अपनाई गई थी और 23 जुलाई 1980 को भारत की नई औद्योगिक नीति संसद में प्रस्तुत की जाती है। औद्योगिक नीति 1980 के प्रमुख उद्देश्यों
उद्योगों की निवेश की सीमा में वृद्धि, लघु उद्योगों का बड़े औद्योगिक प्रतिस्पर्धा से संरक्षण, औद्योगिक रुग्णता की समस्या का समाधान, वित्तीय प्रबंध की दक्षता में वृद्धि करना हो जाता है। इसके अलावा जो नई आपकी आ जाती है आर्थिक नीति, तो इसमें नई आर्थिक नीति के प्रमुख आयाम, तो जो आपकी नई आर्थिक नीति आई है उसके प्रमुख जो आयाम उनमें आपका निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, उदारीकरण यानी लिबराइजेशन हो जाता है, और तीसरा होता है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो नई आर्थिक नीति आई है 3 आयामों पर ये काम करती है। नई आर्थिक सुधार नीति ये 1991 के जो प्रमुख स्रोत हैं उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपका प्रमुख स्रोतों में, तो राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति, विदेश व्यापार नीति, औद्योगिक नीति, विदेश विनियोग नीति और सार्वजनिक क्षेत्र की नीति, ये सभी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। राजकोषीय नीति 1991 के तहत मुख्यतः 4 कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। इनमें आपका सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रित करना, कर एवं कर भिन्न राजस्व को बढ़ावा देना, केंद्र तथा राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना और अनुदान राशि में कटौती करना। तो ये सभी जो है राजकोषीय नीति 1991 के तहत 4 कदम उठाए जाते हैं। तो चारों कदम को आपको याद रखना है। सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रित करना, ये पहला कदम है। दूसरा हो जाता है जो कर और कर भिन्न राजस्व को बढ़ावा देना, केंद्र तथा राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना और अनुदान राशि में कटौती करना। ठीक है, तो ये सभी आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। मौद्रिक नीति आ जाती है 1991 के तहत। स्फीतिकारी दबाव के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किए जाते हैं। ये कब किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं मौद्रिक नीति 1991 के तहत। सार्वजनिक नीति क्षेत्र के लिए आरक्षित क्रियाओं का जो दायरा सीमित कर दिया गया है। आरुक्त क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को अनुमति भी दी जाती है, तो निजीकरण भी यहाँ पर आपका शुरू हो जाता है। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा कर दी है। तो ये की गई है 24 जुलाई 1991 को। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय हो जाते हैं आपके पीवी नरसिम्हा राव, और एक नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा कर दी जाती है। इसके अंतर्गत नई औद्योगिक नीति के माध्यम से औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली का न्यूनीकरण, औद्योगिक नियंत्रणों एवं नौकरशाहों के अनावश्यक हस्तक्षेप को समाप्त करने की रणनीति भी अपनाई जाती है। इसके बाद जो नई औद्योगिक नीति के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हो जाते हैं, तो ये भी आपको समझना चाहिए। तो उत्पादन में निरंतर वृद्धि को बढ़ाए रखना। भाई जो औद्योगिक नीति आएगी उसका जो प्रमुख उद्देश्य होगा वो यही है कि उसका जो उत्पादन है उसको निरंतर बनाकर रखना। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल कॉमन है। रोजगार के अधिक अवसर सृजित करना, ये भी उसका जो उद्देश्य है। जितनी भी आपकी औद्योगिक नीति आएंगी उनमें रोजगार का जो है सृजन भी किया जाएगा, और वही इसका उद्देश्य भी माना जाता है। भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि करना तथा भारतीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाना और निजी क्षेत्र को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, तो ये भी इसका एक जो है उद्देश्य माना जाएगा। और एक होता है सार्वजनिक और निजी सरकारी क्षेत्र के, इसके अंतर्गत सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र के सभी उद्योगों को अपने कार्य निष्पादन में सुधार लाने तथा उसमें वृद्धि और को जो है प्रोत्साहित करने के लिए भी इसको माना जाता है। उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक नीति 1991 में 4 प्रमुख नीतिगत कदम उठाए गए हैं। इनमें आपके सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन, जो आपके उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक नीति 1991 में 4 कदम उठाए गए हैं। उनमें आपका सबसे पहले आ जाता है सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन। दूसरा आ जाता है लाइसेंसिंग प्रणाली का उदारीकरण, यानी कि उसको आसान बनाना लाइसेंस प्रणाली को। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना, और एक होता है MRTP एक्ट 1969 की समाप्ति करना। तो एक एक्ट था जिसको समाप्त करना था आपका उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर उद्योगों की जो नीति है 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या को घटाकर मात्र 8 उद्योगों तक सीमित कर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है वर्तमान में केवल 2 उद्योग जैसे परमाणु ऊर्जा और इसमें रेलवे परिवहन की सार्वजनिक क्षेत्र के लिए यहाँ पर इसको आरक्षित कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या था, तो इसमें आपका उत्पादन, पृथक्करण, विशेष खंडनीय सामग्री और पदार्थों को सुविधाओं का संचालन करना, ये भी जो है वर्तमान में 2 उद्योग यहाँ पर माने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आ जाती है आपकी जो नई नीति है। इस नीति में उद्योगों की लाइसेंसिंग व्यवस्था को भी उदार बनाएगा और मात्र 18 उद्योगों को छोड़कर शेष को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया जाता है।
वर्तमान में केवल दो उद्योगों, इनमें अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, तंबाकू और उसके उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक तथा जोखिम वाले रसायन ही लाइसेंस की अनिवार्यता में आते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 4 उद्योगों को लाइसेंस की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत भी स्वास्थ्य आधार पर इन मदों के लिए लाइसेंस जो है जारी नहीं किए जा रहे हैं। इसके बाद आ जाती है आपकी नई नीति में। जो नई नीति है, औद्योगिक हेतु एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम के तहत निर्धारित अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत उद्योगों का अधिग्रहण, विलय और आधुनिकीकरण किया जा सके। ठीक है, तो इसके बाद ही जो है इसका आधुनिकीकरण किया जा सकता है। इसके अलावा वर्तमान में प्रतिस्पर्धा अधिनियम है, उसको जो है स्थापित कर दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त नई औद्योगिक नीति में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक नीतिगत कदम भी उठाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद आ जाता है निर्यात संवर्धन। तो निर्यात संवर्धन के अंतर्गत आपको याद रखना है, निर्यात संवर्धन से आशय ऐसे सभी सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयासों से है जो देश के निर्यात में वृद्धि के लिए किए जाते हैं। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने विदेशी विनियमों की समस्या के समाधान हेतु एक जो है इसके संवर्धन पर सुझाव देने हेतु 1949 में गोरवाला समिति का गठन भी किया था। तो गोरवाला समिति का जो गठन है कब किया गया है? 1949 में किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ कहा गया है निर्यात जो प्रसंस्करण है यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे तो यहाँ हो जाता है भारतीय निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना करने वाला एशिया का प्रथम देश ये माना जाता है। और भारत में सर्वप्रथम 1965 में कांडला में प्रथम EPZ निर्मित हुआ था। तो पहला हुआ था ये कहाँ पर? ये हुआ था कांडला में 1965 में, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना का मूल उद्देश्य विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना हो जाता है। इसके बाद आता है आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इनसे भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो भारत में विशेष आर्थिक जोन नीति की घोषणा जो है ये हो जाती है अप्रैल 2000 में। ठीक है, ये हो जाते SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो इसकी घोषणा अप्रैल 2000 में कर दी जाती है। इसका उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है तो ये हो जाता है देश में उत्पादन और निर्यात में आ रहे अवरोधों को दूर करना और भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करना। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह से माना जाता है। और वर्ष 2005 में सेज अधिनियम जो आया था, यह आया था आपका 2005 में, और इसे अधिनियमित हुआ था जो फरवरी 2006 से प्रभावी माना जाता है। 2005 में ये आ जाता है, अधिनियमित हो जाता है, और 10 फरवरी 2006 से ये प्रभावी भी हो जाता है। सेज और विशेष आर्थिक क्षेत्र होते हैं जहां उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु शुल्क, कर, शुल्क, ऋण, श्रम, मानक कोटा आदि प्रावधान के उदार रुख अपनाया जाता है। और यहाँ कहा गया है भारत का जो पहला वो कांडला में विकसित किया गया था सेज जो है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे आयात निर्यात बैंक यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक की। तो 1 जनवरी 1982 को स्थापित भारतीय आयात निर्यात बैंक का जो उद्देश्य है वो निर्यातकों और आयातकों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इसकी स्थापना भारतीय निर्यात आयात बैंक 1981 के अंतर्गत की जाती है। आपसे पूछा जाता है जो आपका एग्जिम बैंक है, आपसे पूछा जाएगा जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है, तो ये आपका कब जो है स्थापित किया जाता है? 1982 में स्थापित किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं जो हमारे विदेशी ऋण हैं। तो विदेशी ऋण यानी एक्सटर्नल डेब्ट इसको कहा जाता है, और ये वो विदेशी ऋण होते हैं जो विदेशी दाताओं से लिया जाता है। जैसे व्यक्ति है, बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, सरकार है, उनसे ऋण लिया जाता है, तो इसको विदेशी ऋण कहा जाता है। और ये अवधि के आधार पर विदेशी ऋण को सामान्यतः अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋणों में विभाजित किया जाता है। इसके बाद विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक आदि संस्थाओं से प्रदत्त ऋण को बहुपक्षीय ऋण कहा जाता है। तो ये जो संस्थाएं हैं ये हैं जो आपका विदेशी ऋण प्रोवाइड कराती हैं। नाम आपको याद रखने हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये सभी जो हैं आपके ऋण आपको प्रदत्त कराते हैं। द्विपक्षीय ऋण सामान्यतः 2 सरकारों के मध्य लिया जाता है।
ठीक है, जिसको जैसे जापान और भारत को दिया गया ऋण, ठीक है, तो इसको कहा जाता है द्विपक्षीय ऋण। विदेशी सरकार द्वारा किसी अन्य देश के सार्वजनिक उपक्रमों को दिए गए ऋण को भी इसी श्रेणी में सम्मिलित कर लिया जाता है। इसके अलावा वाणिज्य उधार के अंतर्गत वाणिज्य बैंकों के जो ऋण होते हैं, भारत विकास बॉन्ड, विदेशी मुद्रा परिवर्तन बॉन्ड, विदेशी निवेशक संस्थाओं के ऋण पर पत्र जो है यहाँ पर आते हैं। इसके बाद यहाँ कहा गया सरकार द्वारा भारत में विदेशी निवेश और व्यापार को सुगम बनाने हेतु पहले से चले आ रहे फेरा, ये हो जाता है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसको फेरा कहा जाता है, और ये है आपका 1973 से चल रहा है। अब इसके स्थान पर जो है फेमा आ जाता है, ठीक है। फेमा की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, ये पूछी गई थी जो आपका हुआ था वीडियो का एग्ज़ाम, ठीक है, जो 2018 का वीडियो का एग्ज़ाम था उसमें इसकी जो है फुल फॉर्म पूछी गई है फेमा की, ठीक है। और ये हो जाती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये 1999 में आ जाती है और ये जो है अब यहाँ पर लागू रहता है। तो 1973 में आया था आपका फेरा और 1999 में इसका जो नाम हो जाता है फेमा। इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है हमारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी एफडीआई इसको कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो भारत में विदेशी निवेश की बात करते हैं तो भारत में विदेशी निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के रूप में आता है। और इसमें जो है भारत में एफडीआई दो परिभाषित मार्ग हैं, एफडीआई के दो परिभाषित मार्ग यहाँ पर माने जाते हैं। एक तो होता है आपका स्वचालित, ठीक है, ये स्वचालित मार्ग है यानी ऑटोमेटिक रूट इसको कहा जाएगा, और इसके अंतर्गत स्वचालित मार्ग को मुंबई मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन आपका यहीं से बन सकता है कि मुंबई मार्ग के नाम से किसको जाना जाता है या किससे संबंधित है। तो जो मुंबई मार्ग है ये संबंधित हो जाता है भारत में एफडीआई से, और स्वचालित इसको मार्ग कहा जाता है। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत किसी भी प्रकार की पूर्ण अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु निवेश को आरबीआई के साथ पंजीकरण कराना पड़ता है, ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है सरकारी मार्ग यानी गवर्नमेंट रूट। सरकारी मार्ग के अंतर्गत निवेशक को आवेदन करना पड़ता है और इस आवेदन पर आर्थिक मामलों को मंत्रिमंडल समिति विचार करती है। इसके बाद आता है हमारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। ये हो जाता है जो आपका आ जाएगा विदेशी पोर्टफोलियो को निवेश स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से जाना जाता है, और इस निवेश में निवेशक की प्रबंध में कोई भी भूमिका नहीं होती है। पोर्टफोलियो निवेश अस्थिर प्रकृति का होता है और अस्थिरता की स्थिति में पूंजी पलायन का भय भी बना रहता है। प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश है वो किसी कंपनी अथवा इकाई द्वारा किसी दूसरे देश में स्थित कंपनी या इकाई में किया जाने वाला प्रत्यक्ष निवेश माना जाता है। इसके तहत जो है आधुनिक प्रौद्योगिकी, उन्नत प्रबंधन और उत्पादन प्रविधि के नए तरीके प्राप्त होते हैं। और यह कहा गया भारत के हाल ही में एफडीआई की नीति में प्रमुख सुधार भी किए हैं। इनमें आपका किया गया है सबसे पहले कोविड महामारी के कारण भारतीय कंपनी के अवसरवादी कब्जा अधिग्रहण की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने एफडीआई नीति में बदलाव किया है, जिसके अंतर्गत ऐसे देश की कंपनी जिसकी सीमाएं भारत के साथ लगती हैं या जिसके निवेश का लाभार्थी स्वामी भारत है, ऐसे देशों से नागरिक केवल सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत ही निवेश कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है हमारा जो दूसरा है, यह आ जाएगा नए औद्योगिक लाइसेंस मांगने वाली कंपनियों के लिए। अब रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को स्वतः अनुमोदन मार्ग से 74% तक की अनुमति दी गई है। पहले कितनी थी? तो पहले थी ये आपकी 49%, और ये भी जो है काफ़ी दिन सुर्खियों में रहा है कि 74% जो है ये अनुमोदन मार्ग से एफडीआई मान कर दी गई है, ठीक है, एफडीआई की जो सीमा है, और अब इसको 100% करने की भी जो है तैयारी चल रही है। इसके अलावा टेलीकॉम क्षेत्र की बात करते हो तो 6 अक्टूबर 1921 को भारत सरकार ने टेलीकॉम क्षेत्र में स्वतः अनुमोदन के तहत 100% एफडीआई को अनुमति के लिए लागू कर दिया है। तो 100% की जो एफडीआई है ये लागू की गई है टेलीकॉम के क्षेत्र में, और धीरे धीरे इसको सभी क्षेत्रों में कर दिया जाएगा। बीमा क्षेत्र की बात करते हैं तो 14 जून 2021 से बीमा कंपनियों में स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत 49% से 74% अनुमेय यानी एफडीआई सीमा के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति देने की
लिए जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये नियंत्रण की जो अनुमति देने की जारी कर दिया गया है, ये कर दिया गया है 49% से 74%, और ये होता है बीमा क्षेत्र में। टेलीकॉम क्षेत्र में पूरा 100% यहाँ पर माना गया है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास जो अंकटाड है, इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 43% की गिरावट भी आई है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया में 2022 की तुलना में 2023 में कुल एफडीआई में 2% की गिरावट भी आई है। ठीक है, तो ये बात की गई है 2023 की। दुनिया की शीर्ष 20 एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में भारत, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में एफडीआई प्रवाह में गिरावट भी दर्ज की गई है। इसके बाद यहाँ कहा गया है 2023 में एफडीआई में गिरावट की विश्वव्यापी रुझान। तो विश्वव्यापी जो रुझान है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यह अंकटाड की वार्षिक विश्व निवेश रिपोर्ट क्षेत्रीय और देश स्तर पर दुनिया भर में एफडीआई के रुझान और विकास में इसके योगदान को बेहतर बनाने के लिए उभरते उपायों पर प्रकाश डालती है। यह है एफडीआई में गिरावट। और यह विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में उल्लेख किया गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा अपनाए गए सतर्क दृष्टिकोण के कारण 2023 के दौरान एफडीआई में सामान्य गिरावट देखने को मिली है। तो गिरावट तो देखी गई है 2023 में एफडीआई में। और रिपोर्ट में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश में गिरावट के प्रमुख कारक के रूप में अनिश्चित वैश्विक विकास संभावनाओं, आर्थिक विकास विघटन के रुझान, व्यापार और भू राजनीतिक तनाव, औद्योगिक नीतियों और आपूर्ति श्रृंखला विधिकरण की पहचान करता है। ये करता है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो गिरावट के प्रमुख कारकों की जो है पहचान यहाँ पर करती हैं। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त में 2022 की तुलना में 23% की गिरावट देखने को मिली है। ये मिली है बुनियादी ढांचे के विकास में। और यहाँ कहा गया कंपनियों की सीमा पार विलय अधिग्रहण में 46% की गिरावट दर्ज की गई है। और भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक विलय और अधिग्रहण एफडीआई का एक महत्वपूर्ण स्रोत यहाँ पर माना जाता है। इसके अलावा विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 7% गिरकर ये 867 अरब डॉलर रह गया है। विकासशील एशिया में एफडीआई में 8% गिरकर अब 621 डॉलर जो है पहुंच गया है। तो एफडीआई में जो है काफ़ी गिरावट देखने को यहाँ पर मिली है 2023 में। चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में दुर्लभ गिरावट आई है। भारत, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में एफडीआई में गिरावट भी दर्ज की गई है। 2023 के दौरान भारत में एफडीआई अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में कुल एफडीआई 28 बिलियन डॉलर था, जबकि 2022 में यह 49 बिलियन डॉलर जो है माना जाता है। 2022 में 49 बिलियन डॉलर था और 2023 में था 28 बिलियन डॉलर। तो काफ़ी गिरावट यहाँ पर देखी गई है अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार। वैश्विक एफडीआई के शीर्ष प्राप्तकर्ता के रूप में भारत की जो रैंक है वो हो जाती है 2022 में 8वें से गिरकर 2023 में 15वें स्थान पर आ जाती है। इसके बाद ग्रीनफील्ड परियोजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों में एफडीआई आकर्षित करने में भारत दुनिया के शीर्ष 5 देशों में बना रहा है। और भारत ग्रीनफील्ड परियोजना में एफडीआई घोषणाओं का चौथा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भी माना जाता है। और 2022 में यह जो तीसरे स्थान पर था। अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं को सौदों में एफडीआई के मामले में भारत दुनिया में अपना दूसरा स्थान बरकरार रखता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये लेटेस्ट डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपकी भारत की रैंक है वो 2022 में थी 8वें से गिरकर अब 15वें स्थान पर यहाँ पर आ गई है 2023 में। ठीक है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट कवर की जा रही हैं। इसके अलावा जहाँ तक एफडीआई बही प्रवाह का सवाल है, भारत दुनिया में 20वें स्थान पर था और 2023 में भारत 23वें स्थान पर था। एफडीआई बही प्रवाह का जो तात्पर्य भारतीय कंपनियों द्वारा भारत से बाहर किए गए निवेश से माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है 2023 में दुनिया के शीर्ष 10 एफडीआई प्राप्तकर्ता देश। 2023 की जो है रिपोर्ट है, 24 की जो है रिपोर्ट अभी यहाँ पर नहीं देखी गई है। तो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलेगा विश्व में जो रैंक है 2023 में, इधर आपके देशों के नाम है और इधर आपके एफडीआई प्राप्तकर्ता। तो सबसे पहले नंबर पर आ जाते हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर इनकी जो है अमेरिकी डॉलर में जो है इनकी एफडीआई जो दी गई है कितनी हो जाती है। दूसरे नंबर पर चीन आ जाता है, सिंगापुर, हांगकांग, ब्राज़ील,
कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, और यहाँ पर भी आ जाता है आपका मैक्सिको, स्पेन, और 15 नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगा भारत। और ये 28 अमेरिकी डॉलर यहाँ पर जो है आपको एफडीआई प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास जो है, ये अंकटाड इसको कहा जाता है। तो अंकटाड संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी संगठन है, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने रिपोर्ट तो देख ली अंकटाड की, लेकिन अंकटाड है क्या, तो यहाँ समझेंगे अंकटाड है क्या। तो अंकटाड संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी संगठन है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास की स्थापना 1964 में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में की जाती है। 2004 में इसकी जो 60वीं वर्षगांठ पर इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास कर दिया जाता है। 2004 में इसका नाम चेंज किया गया है, और इसकी जो 60वीं वर्षगांठ हो जाती है 2004 में, तो इसका जो नाम बदलकर कर दिया गया है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, ठीक है, यानी अंकटाड। इसके अलावा अंकटाड का जो मुख्य उद्देश्य है वो है विकासशील देशों के व्यापार, निवेश और विकास को बढ़ावा देना। मुख्यालय भी आपसे पूछा जाता है अंकटाड का, तो ये जेनेवा हो जाता है, ठीक है, जेनेवा इसका मुख्यालय हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है अंकटाड द्वारा जो जारी रिपोर्टें हैं, कौन कौन सी रिपोर्टें हैं जो अंकटाड के द्वारा जारी की जाती हैं। तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगी अंकटाड विभिन्न रिपोर्टों की जारी करता है। इनमें से महत्वपूर्ण कौन कौन सी हैं, तो ये हो जाएगी विश्व निवेश रिपोर्ट, ठीक है, इसको अंकटाड द्वारा ये जारी की जाती है। इसके अलावा होती है व्यापार और विकास रिपोर्ट, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, ये सभी आपके अंकटाड के द्वारा ही जारी की जाती हैं। समुद्री परिवहन की समीक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, वस्तुओं और विकास रिपोर्ट, ठीक है, ये सभी आपकी अंकटाड द्वारा जारी की जाती हैं। एक आ जाती है सबसे कम विकसित देशों की रिपोर्ट, ठीक है, ये भी आपकी अंकटाड द्वारा ही आ जाती है। इसके अलावा यहाँ से जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बनता है इसकी फुल फॉर्म से, ठीक है, ये भी कई बार आपका बनता है। तो UNCTAD यानी अंकटाड, और अंकटाड का जो हो जाता है UNCTAD, तो इसकी जो फुल फॉर्म है ये बनती है यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये बनती है इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एंड ट्रेड डेवलपमेंट। इसके अलावा यहाँ पर एफडीआई की फुल फॉर्म भी बताई गई है, अगर किसी को नहीं पता है, वैसे सबको पता होगा, जितने भी स्टूडेंट हैं अगर वो यूपी पीसीएस पढ़ रहे हैं उन सभी को पता है एफडीआई की फुल फॉर्म। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। यहाँ जाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निषिद्ध क्षेत्र, तो इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये होता है लॉटरी व्यापार, इसमें आपकी ऑनलाइन लॉटरी भी होती है। दूसरा होता है जुआ और कैसीनो सहित सट्टेबाजी। तीसरा होता है चिट फंड। चौथा होता है निधि कंपनी। फिर परिवर्तन विकासशील अधिकारियों का जो व्यापार है, रियल इस्टेट व्यापार और फार्म हाउस का निर्माण। एक होता है सिगालियों और सिगरेट तंबाकू जो है इनका निर्माण। तो ये सभी जो हैं आपके आ जाते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निषिद्ध क्षेत्र। और चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है समाप्त होता है। कल हम आपको यहाँ पर कराएंगे भारत में सार्वजनिक उपक्रम, ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत अब वर्तमान में कितनी कंपनियाँ हैं, महारत्न में कितनी कंपनियाँ हैं, ठीक है, और नवरत्न में कितनी कंपनियां हैं, क्या लेटेस्ट डाटा हो जाता है इनका, कितनी कंपनियां हो जाती हैं, सभी जो है आपको देखने को मिलेगा कल वाली वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।